अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ काना के इलाके में एक शख्स को नामालूम अफराद ने कत्ल करके लाश को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने कत्ल की तफ्तीश शुरू की तो हुए होशरबा इंकशाफात। मकतूल को किस वजह से मुल्जिमान ने कत्ल किया, गिरफ्तारी के बाद मुल्जिमान ने मकतूल के हवाले से क्या इंकशाफात किए और इस हवाले से मकतूल के बुरसा क्या मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर में किसी भी शख्स को कत्ल करना इंतहाई आसान होता जा रहा है और आए रोज़ बढ़ते हुए कत्ल जो हैं वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि लाहौर में जराइम पेशा अफराद जो हैं वो पुलिस की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं और वो कानून को हाथ में इस कदर लेना शुरू कर दिया है कि अगर साल में होने वाले कत्लों के अदादोशुमार के ऊपर नज़र डाली जाए तो वो गुज़िश्ता साल 11 माह में होने वाले कत्लों से इंतहाई ज़्यादा गिरदारे जाते हैं। इसी तरह का एक अफसोसनाक वाक़या काना थाने की हदूद में पेश आया, जहां पर एक शख्स के अगवा का मुकदमा पहले दर्ज किया गया, लेकिन बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मालूम हुआ कि जिस शख्स को अगवा किया गया है उसको कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश को नहर में बहा दिया गया है। काना पुलिस ने कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। मुल्जिमान इस टाइम काना पुलिस की हिरासत में हैं। उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस शख्स को कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, और फिर हमारे साथ इंचार्ज आईओ इस केस के मुनीर साहब भी मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से मुल्जिमान को पकड़ा और अब तक तफ्तीश के अंदर क्या चीज़ सामने आई है। तुम्हारा नाम क्या? आकिब सलामत। आकिब, तुमने किसको कत्ल किया? मेरी फूफी थे, उसके अपना रिश्तेदार था, उसको कत्ल किया। क्यों? मेरी बहन के साथ उसके चक्कर चल रहे थे तकरीबन 6 माह से। हमें 24 तारीख को पता चला तो वो पहले उनका बात हुई तो वो इधर क्या नाम है मिलने के लिए घर आया हुआ था। हम सब ऊपर थे घर वाले और नीचे वो बहन के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया हमने उसको फिर साथ में उधर मारा पीटा। बाद में उसको क्या नाम है खाना वगैरह खिलाया, चाय वगैरह पिला के फिर घर वालों से बोल के कि हम इसको छोड़ने जा रहे हैं। तो उसको फिर जाके हमने उधर अपना कसूर के करीब जाके गला घोट के मार के फेंक दिया उसको। तो तुम लोगों को कैसे पता चला कि उसका तुम्हारी बहन के साथ कोई अफेयर था? मौके पे पकड़ा गया था वो। और मैं अपनी फूफो के घर गया था, उधर से मुझे कुछ मेरे कज़न थे 4 लोग मेरी सिस्टर को ब्लैकमेल करते थे। उधर मैं गया तो उधर से पता लगा कि 4 लोगों के पास मेरी बहन की तस्वीरें थी, जो कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा, कभी कोई ब्लैकमेल कर रहा। वहाँ से तस्वीरें और रिकॉर्डिंग में लेके आया था अपनी बहन की। वो 4 लोग कौन थे? वो 2 मेरे फूफी के बेटे हैं, अरसलान और उसामा सफदर, और एक उनका आगे कज़न था परवेज़, और एक आसफ रहमान था ये लड़का। जब तुम लोगों को ये पता चला कि तुम्हारी बहन को ऐसे ब्लैकमेल कर रहे तो तुम लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बताया, FIA को क्यों नहीं बताया, कानून को हाथ में क्यों लिया? तुम उनके खिलाफ पुलिस में कार्रवाई भी तो करवा सकते थे। सर उन्होंने पहले ही हमारी दरख्वास्त। क्या हुआ था? पहले उन्होंने हमारी दरख्वास्त दे दी थी अगवा की। तुम्हारे खिलाफ? जी। तुमने किसको अगवा किया था उनको? आसिफ रहमान को। घर आया था, उधर से पकड़ा था हमने उसको। तो फिर उसको कत्ल करने का प्लान तुम लोगों ने कैसे बनाया? जब वो पकड़ा गया रंगे हाथों जी, तुम लोगों ने उसको मारा पीटा, गुस्सा ठंडा नहीं हो गया था? फिर अगवा का प्लान, कत्ल का प्लान क्यों बनाया? इज्जत के साथ खेला इसलिए उसको मार दिया। तो तुम उसकी शादी अपनी बहन की उसके साथ करते थे जब तुम लोगों को ये आवारा था। पहले भी 2-3 लड़कियां उसने रखी हुई हैं उधर चुंगी पे, उसने फ्लैट वगैरह लिया। वो ये काम यही करता, कभी किसी लड़की को ब्लैकमेल किया। एक डॉक्टर नहीं सी, उसको उसने ब्लैकमेल करता रहा, पहले उसके साथ था, फिर इधर हमारे साथ हो गया। हमने उसको कहा था कि आप निकाह कर लो, उसने कहा मैंने इसको निकाह नहीं करना, मैं तो सिर्फ एज टाइम पास के तौर पे था बस। तो जब तुम लोगों को पता था कि वो इतनी गंदी रेपुटेशन का, तो फिर तुम उसको घर क्यों आने देते थे? उसके ये हमें नहीं पता लगा। ये तो हम आज टाइम अपनी ज़मीनों पर रहते थे, कसूर ज़मीनें थी, गंदम वगैरह उधर फसल थी, उधर होते थे मसरूफ। पीछे से वो मेरे कज़न आते थे, वो इधर आके उन्होंने ये काम किया। घर पे कोई नहीं होता था, बहनें होती थी 2 और एक भाई होता था छोटा। कितने बहन भाई हो तुम लोग? 5 बहन भाई हैं। कितनी बहनें हो? कितने? 2 भाई हैं, 3 बहनें। तुमने अपनी बहन के जिसके ऊपर तुम इल्ज़ाम लगा रहे, तुमने उसकी अपनी बहन से पूछा कि उसका कोई इसके साथ था भी कि नहीं? जी था, उसको हमने उधर मौके पे उसको भी मारा कोटा था। तो उसने बताया कि ये 4 पहले उसामा जो अरसलान और उसामा ये करते रहे,
उसके बाद इसने रिकॉर्डिंग लेके ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा। फिर 3-4 दफ़ा ये मेरे साथ आया, तो ये 4 लोग मुझे हिरासा करते रहे। हमने उसको पूछा आपने हमें क्यों नहीं बताया, कि इज़्ज़त के डर से मैंने आप लोगों को घर में इसलिए नहीं बताया कि इज़्ज़त की वजह से मेरी इज़्ज़त ख़राब ना हो। तो जो बाकी लोग जिनके तुम्हारी बहन ने नाम लिए उन लोगों के खिलाफ तुमने कोई कानूनी कार्रवाई की? कुछ भी नहीं किया अभी तक। तो जिस दिन तुमने आसिफ को कत्ल किया है उस दिन कैसे उसको तुमने घर बुलाया, कैसे उसको प्लान कैसे बनाया कत्ल का तुमने? मिलने के लिए आया था, वहाँ से पकड़ा गया, उसको हमने मारा कूटा, उसको लेके उधर अपना बाहर जाके उसको मार के फिर नाले में फेंक कैसे कत्ल किया उसने? दिया, गला दबा के। और लाश कहाँ पे फेंकी उसकी? पानी के अंदर, रोही नाले के अंदर। रोही नाले के अंदर? जी। कितने अरसे बाद उसकी लाश थी? 2 दिन बाद मिल गई थी, 3 दिन बाद। तुमने अकेले ने कत्ल किया और भी लोग तुम्हारे साथ थे? मैंने अकेले नहीं किया, साथ सिर्फ ये मोटरसाइकिल पे गया था। ये कौन है? ये छोटा भाई है मेरा। इसको क्यों साथ मिलाया तुमने? मोटरसाइकिल पे बैठ के गया था साथ बस। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या? आतिफ सलामत। ये तो तुम्हारा भाई बातें कर रहा है, ये सच है ये झूठ बोल रहा है? ये सही कह रहा है। तो तुम लोगों ने अपनी बहन को क्यों नहीं समझाया? उसको समझाते, उसका निकाह करवा देते उसके साथ। समझाया था सर, वो भी आगे सिस्टर कहने लग गया था। वो भी सिस्टर कह रहा था और इसको भी समझाया था कि ये काम ना करना। तो पता नहीं इसको क्या समझ में आया। जब ये कत्ल करने जा रहा था तुम इसको अगर पहले तुमने समझाया था तो उसको उस दिन मना करते कि उसको कत्ल ना करे, तुमने कत्ल में इसका साथ क्यों दिया? साथ नहीं दिया सर, बस इसके साथ गया था, भाई था ये मेरा, इसलिए बस। और कत्ल में मेरा कोई लेन देन नहीं था। हमने तो इसको रोका था कि यार रहने दो, ये काम ना करो। हमने उसको कहा था आपका रिश्ता कर देते हैं हम, तो वो उसने कहा कि मेरी बहन है, जो मुझसे हुआ गलती से हो गया, तो इसको गवारा नहीं समझा इसने, इसलिए कत्ल कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हैं? हाँ जी। माँ बाप को ये बात पता थी? नहीं, मम्मा को बताई थी हमने, जब फूफो के घर से पता चली थी। जब मम्मा को बताई थी बस, पापा को नहीं बताई। इसने पापा को बताया वगैरह खाता पापा। अच्छा। तो वो नींद की गोलियां खा के 24 घंटे घर पे रहता, मैं काम वगैरह भी नहीं करता। अगले दिन हमने मम्मा को बताया था सिर्फ। पापा को दिल का भी मरीज है, उसको वो इतना काम वगैरह नहीं करता। मैं तो जब ये सारा कुछ फुप्पो के बेटों की वजह से हुआ, तुम लोगों ने फुप्पो से बात नहीं की? नहीं सर, इतना टाइम नहीं मिला सर। ये पहली दफ़ा तुमने उस दिन पकड़ा इसको? हाँ जी। उससे पहले भी आता उससे था? पहले इनकी हमने वीडियो वगैरह ली थी फूफो के घर से, तो वो हमारे फ़ोन में भी हैं, इनके सबूत हैं। इस वजह से फिर हमें पता चल गया था कि ये इनके अंदर है। ये चक्कर चल रहा है आपकी बहन के साथ। मेरी फूफी की बड़ी बेटी है सुमैया, उसने कहा था कि आपकी बहन के साथ ये 4 लोग इस तरह काम कर रहे हैं। इसमें से मेरे भाई का मोबाइल पकड़ो, उसमें से आपको रिकॉर्डिंग और कुछ तस्वीरें मिलेंगी, वो आप ले जाओ। खतीजा की तस्वीरें वगैरह मिलेंगी, वो ले जाओ। वो लेके हम अपने घर आ जाते हैं अगले दिन। मुनीर साहब, ये सारा वाकया क्या है? जिस तरह से ये 4 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिनमें से एक बंदे को इन्होंने कत्ल कर दिया, 3 अभी ज़िंदा हैं, कितनी सदाकत है? ये वक़ूआ क्या, किस दिन हुआ, कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरखस 27/10/2020 को एक आसिफ नामी लड़के का अगवा का मुकदमा जो दर्ज होता है थाना काना में, जो हमारे जाहिद TASI हैं उनके तफ्तीश सुपुर्द होती है। वो उसको टेक्नोलॉजी की मदद से CDRs वगैरह निकलवाई गई। जो कंप्लेनेंट है इनको वेरीफाई किया गया, इनके भी CDRs निकलवाई गई। इन्वेस्टिगेशन चलती रही। बाद अज़ां जो ये आकब और आतफ नामजद FIR के मुकदमा नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ नामजद था। तो ये इंटरम बेल पे थे, इनके साथ इंटेरोगेशन की गई। तो बाद में इन्होंने इंकशाफ किया कि हमने जो है ना उसको, हमारी बहन के साथ तल्लक था, तो गैरत के नाम पे हमने जो उसको घर बुलाया था। घर बुला के फिर हम उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के कसूर ले गए सदर थाने के एरिया में। तो वहाँ पे ये दोनों भाई जो है उसको लेके गए हैं। तो वहाँ गला दबा के वो छोटा सुवा है, नहर जिसको कहते हैं, उसके अंदर इन्होंने उसको फेंक दिया। वहाँ जो कसूर का थाना है वहाँ पे उसका 302 का मुकदमा दर्ज है। उसका भी वो लाश दफनाई जा चुकी है, उसका प्रोसेस कर रहे हैं आगे। तो इनको हमने वो मुकदमा में 302 इधर ऐड कर दिया। इनका रिमांड ले लिया 5 दिन। आगे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू। तो जो ये बातें बता रहे हैं कि गैरत के नाम पे कत्ल किया है, बहन के साथ अफेयर था, ये इन चीज़ों की तस्दीक हो सकी? इन चीज़ों की अभी इंटेरोगेशन चल रही है। इनसे मोबाइल फ़ोन्स जो है ना वो तलब किए गए हैं, उनका आगे मज़ीद फोरेंसिक वगैरह करवाएंगे। तो और जिन 3 लोगों का बात कर रहे हैं कि वो 3 लोग भी इसमें मुलविस थे, लड़की को ब्लैकमेल हरासा करने में,
ये अभी चीज़ें साबित तो नहीं है, अभी कहना कबल वक्त है। वो जो जिस तरह इन्होंने कहा कि हम मोबाइल्स में हमारे पास तस्वीरें हैं लड़की की उन लड़कों के साथ, वो इनसे मोबाइल लेंगे, उनको मुल्ज़मान के मोबाइल भी लेंगे और उनका फ्रांजा करवा के उसको जो फैक्ट्स एंड फिगर जो है ना वो सामने लेके आएंगे। अगर वो ये स्टोरी इनकी सच निकली तो उस पर भी इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया। आप आइयो जो इस केस के तफ्तीशी है मुनीर साहब, उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, मुल्ज़मान की भी आपने गुफ्तगू सुनी। इस किस्म के केसेस जो हैं वो माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और बिलखसूस इसके अंदर जब जो इस सारे फसाद की जड़ है उसको देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं पे मोबाइल फ़ोन निकलता है कि मोबाइल फ़ोन से रवाबित जो हैं वो बढ़ाए जाते हैं और उसके बाद जिस तरह से ये बता रहे हैं कि इनकी बहन की वीडियोस वगैरह बना ली हुई थी और उसके बाद वो इसकी बहन को ब्लैकमेल करते थे और उसको हरासा करते थे जिनसी तौर पर। पुलिस के पास इस किस्म के केसेस बहुत कम आते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि काना जो है वो इसके अंदर बेशतर इलाका जो है वो देहाती लगता है और फिर कसूर के साथ इसकी बाउंड्री टच करती है। इस किस्म के इलाकों में इस किस्म के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं जिसमें गैरत को नाम दिया जा रहा है। वो इस हवाले से क्या कहते हैं? थाना काना में दर्ज होने वाले मुकदमे की जो आसिफ के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी पैरवी उसके फूफा कर रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन असगर भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि इनको किस तरह से मुल्ज़मान के ऊपर शुबा हुआ था। पहले इन्होंने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया, कोई इनका पहले से तनाज़ा चल रहा था, जैसे मुल्ज़मान कहते हैं कि उसका उनकी बहन के साथ कोई अफेयर चल रहा था जिस वो बुनियाद बनाकर उन्होंने कत्ल किया। इनसे जानते हैं। अंकल आपका नाम क्या है? हाजी नूर मोहम्मद। आपका आसिफ जो है वो आपका साले का बेटा है। क्या हुआ, क्या हुआ? सर इनका कोई पैसों का लेन देन था, 2-3 दफ़ा इनकी झड़पें हुई हैं। उस रोज़ आसिफ को फ़ोन करके बुलाया इन लोगों ने कि आके निमरा को ले जाओ। निमरा को 2-3 दिन पहले ये लेके आए थे प्लानिंग के तहत। निमरा कौन है? निमरा ये सफदर की बेटी है, मुदई की बेटी। अच्छा जी। उसके ये मामू लगते हैं जो सलामत हैं। अच्छा। उसके बहाने से इन लोगों ने बुलाया है। सफदर तकरीबन 7 बजे इनके घर गया है। इनके जहन में ये था कि ये आसिफ जो है ना अकेला हमारे घर आया है, लेकिन ऐसा नहीं था सर। उसको एक लड़का छोड़ने गया था। अच्छा जी। जो इनके दरवाजे के अंदर इंटर करके वापस आया था। ठीक है। और उससे इसका टाइम हुआ था कि 10 बजे के करीब उसने शादी में जाना था। वापस आओगे तो मुझे लेते जाना। ठीक है। तो उसने वापस आते हुए जब इसे कॉल की तो इसका मोबाइल बंद था। उसने फिर इनके घर के नंबर पे, आकिब के नंबर पे कॉल की तो उसने बोला कि हमारे घर जो है आसिफ आया ही नहीं है। इस पे इनकी तो तकरार हुई और ये दोबारा उसने बुलाया कि आके हमारे घर की तलाशी ले लो। ये उधर गया तो इसकी इनकी तो तकरार हुई और ये जो है ना वो लड़का वापस आ गया। तो उसी दौरान सफदर का बेटा जो है ना 7 से 10 के दरमियान इसकी जब मोबाइल बंद था तो वो उसका बेटा आया और वो उस बच्ची को निमरा को ले गया था। तो उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। तो उस लड़के को जो छोड़ के जाता है उसको कॉल आती है तो वो उसको लेने के लिए चला जाता है। तो ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आसिफ का उनकी बहन के साथ कोई अफेयर था, उस वजह से उन्होंने गैरत के नाम पे कत्ल किए। सर ऐसा कोई वकूआ नहीं है और उसमें यह है कि अगर कोई गैरत के नाम पे था तो उसका मेडिकल रिपोर्ट करवाते, DNA करवाते, उसकी FIR करवाते। मारने का हक तो उनको उस वक्त भी नहीं है। अगर ऐसा है तो सर ऐसा है नहीं। तो फिर आप लोगों ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया? जी हमने अगवा का। इनके ऊपर आप लोगों को शक कैसे गुजरा? आपने मुकदमा नामजद करवाया? जी नामजद करवाया। उसके ऊपर शक ऐसे गुजरा कि ये लोग 7 बजे से इनके घर अंदर इंटर होता है आसिफ और ये 1:30 बजे उसको निकालते हैं। तो कुछ दोस्तों ने उसको निकालते हुए देखा और उनका इतना इंटरेस्ट तो नहीं था कि वो मतलब उसमें कोई जाती दिलचस्पी रखें। उनसे हमें जब शायद मिले तो इसकी हमने वो कैमरे से वीडियो वगैरह निकलवाई
उसमें इनके जो है ना वो छोड़ के जाना और वापस 1:30 बजे लेके जाना तकरीबन बिल्कुल टाइम के मुताबिक बरकरार आता है उसमें। और उसके बाद जब ये कैमरा इसको देखता है तो इनका रुख जाता है कसूर की तरफ। अच्छा, उसके बाद सीसीटीवी कैमरे से जब उसकी फुटेज निकलवाते हैं तो वाज़ह नज़र आता है कि यही लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी बहुत तलाश करते हैं कि आसिफ कहीं मतलब हमें ज़िंदा मिल जाए, बाजियाब हो जाए, लेकिन नहीं होता। आप लोगों को कब पता चला कि आसिफ को कत्ल कर दिया? आसिफ का कत्ल का हम लोगों को उस वक्त पता चला जब कसूर वाले जो है ना उन्होंने इसकी डेड बॉडी वसूल करके दफना दी थी और रिश्तेदारों से ये मतलब पूछताछ तो चल रही थी। एक लड़के ने कॉल की थी आसिफ के गांव पीछे कि यार इधर से एक डेड बॉडी मिली है, इसको चेक करो, आसिफ की तो नहीं है। तो हम उधर गए तो वो चप्पलें जो थी वो भी उसकी थी और उसकी और ये जो कितने दिन बाद हुआ अगवा के? 12-13 दिन बाद। ठीक है। 12-13 दिन बाद। अब डेड बॉडी कब्र कुशाई हो चुकी? नहीं सर, उन लोगों ने उसकी मेडिकल करवा के उसका पोस्टमार्टम फिर उसको दफनाया था। अभी वही। अब मुलजमान पकड़े गए हैं, आपको लगता है कि इंसाफ मिल सकेगा? सर मैं उम्मीद हूँ कि हमारे मुल्क की जो पुलिस है 302 में रियायत नहीं करती। आगे जो उसका असगर साहब, जिस तरह से ये बता रहे हैं उसके रिश्तेदार कि आप लोगों के पास तो 365 का मुकदमा दर्ज हुआ था, यानी अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था, तो आप लोगों को कैसे ये पता चला कि लड़का जो है वो कत्ल हो चुका है और उसका 302 का मुकदमा जो है वो कसूर में दर्ज हुआ जब लाश मिल गई? माइक ऊपर कर। असल में इस तरह हुआ ना कि जब इनिशियल स्टेज पे ये FIR दर्ज हुई तो तफ्तीश की जाहिद इमरान एसी के साथ। जाहिद इमरान एसी और मैं उधर गए, मौके से चीज़ें कलेक्ट की। हमने वहाँ लगे हुए जितने से कैमरा जाते थे गिरदोनवा से वो चेक किए, फिर सेफ सिटी गए, सेफ सिटी के कैमरा जा चेक किए। इन मुलजमान का एक बंदे को ले जाना दिखाई दे रहा था, उसकी एक आइडेंटिटी ये नज़र आ रही थी कि जो मगवी था ना वो ऐनक लगाता था और ऐनक लगाता था। फिर हमने मुलजमान के घर रेड किया, मुलजमान अपना घर बंद करके जा चुके थे। उसके बाद इन्होंने बुरी ज़मानत करवा ली। हमने फिर सेफ सिटी को फॉलो करते हुए हम कसूर के इलाके में इसको ढूंढते रहे। 2-3-4 दिन बाद इसके अलावा हमने इनके मोबाइल्स की CDRs ली, CDR से इसके जितने थे ना वो कोऑर्डिनेट्स वो कनेक्ट किए। मगवी और ये जो मुलजमान थे इन सब की ना वो सेम लोकेशन आ रही थी। ये मगवी का मोबाइल उसकी जेब में ही था। फिर गिरदोनवा से पता जोई करने पर हमने जब मजीद कसूर के थाना जहाँ से इश्तिहार शुरू हुआ चेक करवाया तो हमें पता चला कि थाना सदर कसूर में एक डेड बॉडी मिली है। हमने वहाँ से रब्ता करने पर वहाँ से तस्वीर मंगाई, मुद्दइयों को शनाख्त करवाई तो उन्होंने शनाख्त कर ली। इस तरह हमें पता चला कि ये बंदा अब दुनिया में नहीं रहा है। इन्होंने बंदे मुलजमान ने इसको आसफ को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। तो अब वहाँ पे आपके पास 365 का मुकदमा था, वहाँ पे 302 का दर्ज हुआ, तो अब 302 की तफ्तीश भी आप लोगों के पास ही आ गई? एक्चुअली वहाँ पे 302 हुई नामलूम के नामलूम इस मसक नामलूम बंदा की डेड बॉडी मिली है। इस बिहार पे हमारी FIR पहले दर्ज हुई है। हमारा वकूआ हमारे इलाके का था, हम वहाँ से अब वो मिसल शिफ्ट करवा के हमने इसमें 302 आज़ाद करके मुलजमान को फिर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया है। तो लाश जो है उसका क्या प्रोसीजर होगा? वो वहाँ पे दफन रहेगी या उसको यहाँ पे लेके आएंगे? जब 302 का मुकदमा थाना सदर कसूर में हुआ तो उन लोगों ने उसका बाकायदा पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद काज ऑफ डेथ सामने आई कि इन्होंने गला दबा के उसको मारा है। अब जो उसका अगला प्रोसेस है, अगर ये लोग चाहेंगे तो इसकी कब्रकशाई हो जाएगी। अदरवाइज पोस्टमार्टम इज़ वेरी नेसेसरी इन द मर्डर केस, वो हो चुका है। अगर उसकी हम कब्रकशाई कोशिश करेंगे करवा लें, अगर ये ना एग्री हुए तो वो उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो उन्होंने PFSA में मवाद भेजा है उसी की रोशनी में ये मुकदमा यकसू हो जाए। जिस तरह पहले मुलजमान से बात हुई और जो केस के भाइयों हैं मुनीर साहब उनसे बात हुई तो उनका कहना है, मुलजमान का इल्ज़ाम है कि आसिफ जिसको कत्ल कर दिया और उसके अलावा 3 और लड़के जो थे वो उनकी बहन को जिनसी तौर पे हरासा करते थे और ब्लैकमेल करते थे। इस बात में तैश में आके उन्होंने आसिफ को कत्ल किया है। वो अगर तफ्तीश की जाए जो वजह अनाद बना है तो उसके अंदर आप लोगों ने कोई पेश तफ्तीश वगैरह करनी शुरू की है कि ऐसा ये इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम ही है या इसमें कोई सदाकत भी थी? इसमें बात इस तरह कि हमने मुलजमान को परसों गिरफ्तार करके कल उनका रिमांड लिया है। अब इस फर्दर जब तफ्तीश करेंगे, अभी उस लड़की को इंटेरोगेट करना है, उसको सामने तफ्तीश करना है। वो जो 3 बंदों पे एलिगेट कर रहे हैं हमने उनको अभी बुला के उनको भी सामने तफ्तीश करना है। इसके अलावा मुलजमान कहते हैं कि हमारे पास अपने मोबाइल में ना वो है
इसकी तस्वीरें हैं और इनकी जो थ्रेट कॉल्स है, जिस तरह वो हरासा कर रहे हैं, वो हमारे पास है। लेकिन मुलजमान के जो वर्सा है ना, इसका वालिद, ये लोग घर को बंद करके चले गए हैं। अब एक आध दिन में इनके सर्च वारंट लेके, इनके घर की तलाशी लेके अगर मोबाइल मिल गया तो उससे फर्दर हमें तफ्तीश करने में आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसका असल मोटिव क्या था। अभी तो यही है ना कि इन्होंने एक बंदा मार दिया, इनको तो कोई हक नहीं है ना कि अगर इनका कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो इनको चाहिए था कि पुलिस से कानून को हाथ में ना लेते और पुलिस से रब्ता करते और हम एज पर लॉ उसको प्रोसीड करते। आप केस की पैरवी जो कर रहे हैं, उसके रिश्तेदार मकतूल की, उनकी गुफ्तगू सुनी आपने, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी। पुलिस जो है वो कानून नाफिज करने वाला इदारा है जो आपको, अवाम को इंसाफ मुहैया करता है, लेकिन लोग ना जाने क्यों खुद से कानून को हाथ में लेना शुरू हो गए हैं। जैसे मकतूल के वर्सा भी कह रहे हैं कि अगर मकतूल की जानिब से ऐसा कुछ किया गया था तो उनको चाहिए था कि वो कानूनी चाराजोई करते और तमाम जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी उसके बाद मुलजमान को गिरफ्तार करते, लेकिन ऐसे कानून को हाथ में लेके किसी शख्स की जान लेना जो है वो कत्तन उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए और ना दी जानी चाहिए। और वो बड़े पुरुमीद हैं कि उनका जो भतीजा जिसको कत्ल किया गया है उसको इंसाफ मिल सकेगा। साथ ही साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन का भी कहना है कि कत्ल की तफ्तीश तो वो कर रहे हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं मुलजमान की जानिब से मकतूल और दीगर अफराद के ऊपर, जब लड़की शामिल तफ्तीश होगी और लड़की के वर्सा दीगर जो हैं वो शामिल तफ्तीश होंगे, उनके फ़ोन जो हैं वो फराजिक के लिए भिजवाए जाएंगे। उसके बाद ये कहना मुमकिन होगा कि आया इस चीज़ के अंदर सदाकत ही है या मुलजमान सिर्फ रिलीफ लेने के लिए ये तमाम चीज़ें जो प्लॉट कर रहे हैं। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें कानूनी राय लेने के लिए हमारे साथ माहिर कानून हसन मजीद साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। हसन साहब, एक तो वक्त के लिए शुक्रिया। हसन साहब, अगर किसी शहर में के थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज हो कि फ़लाँ शख्स अगवा हो गया है तो 365 का मुकदमा दर्ज है, और अगर उस शख्स की लाश किसी और शहर से मिले तो वहाँ पे 302 का मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो इन दोनों में से कौन सा मुकदमा जो है वो ख़त्म होता है और इनकी कानूनी, दो मुकदमों की कानूनी हैसियत क्या होती है? इस पर तो रोशनी आ गई। देखिए, जहाँ तक बात है, आपने कहा कि दो मुकदमात वाली 365 है, जिसमें वो पहले उसको रिपोर्ट दर्ज हुई कि अगवा हो गया है बंदा, उसको जब उसकी तफ्तीश शुरू हुई तो तब तक किसी के इल्म में नहीं था कि आगे क्या उसका फेट हुआ या उस बंदे के साथ क्या हुआ। जब उसकी लाश बरामद हुई तो अब वो 302 का उसमें प्रोविजन जो है मजीद साथ ऐड कर दी गई। अब 302 और 365 दोनों में उसका ट्रायल होगा। यानी जो मुकदमा है जहाँ पे 365 का दर्ज हुआ था वहाँ पे 302 भी वहाँ पे, क्योंकि मेजर जो है साथ 302 ऐड हो गई है तो 302 चलेगी सर। और अगर पुलिस जिस इलाके से उसकी लाश मिली हो दूसरे शहर से, वहाँ पे पुलिस तदफीन कर चुकी हो तो कब्र कुशाई होती है? जी, कब्र कुशाई हो सकती है। इसमें मजिस्ट्रेट के पास इख्तियारात हैं पूरे, तो ये कब्र कुशाई करके बॉडी को वहाँ से रिकवर किया जा सकता है। इसके अंदर फैमिली की कंसेंट चाहिए? ऑब्वियसली जी, जिनका प्यारा था, जिनका वो बेटा था, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बेटे की जो बेशक उसको कत्ल कर दिया गया नाहक होगा या हक तो कोई खैर कत्ल नहीं होता, नाहक जो भी कत्ल हुआ है उसके साथ वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो जहाँ उसकी तदफीन है वो वहीं रहे। वो ऑब्वियसली उनका अपना एक आबाई कब्रिस्तान होगा जहाँ पे वो उनको लगता होगा हम जहाँ जा सकते हैं, आ सकते हैं, उधर ही तदफीन करेंगे। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर के बाद जो वो कब्र कुशाई होगी। अच्छा हसन साहब, जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर एक शख्स जो है वो अगवा होता है, उसका मुकदमा दर्ज होता है और 12-13 रोज़ के बाद कसूर लाहौर के थाना काना में उसके अगवा का मुकदमा दर्ज होता है और फिर कसूर के अंदर उसकी लाश मिलती है नहर से और फिर पुलिस वहाँ पे 302 का मुकदमा दर्ज कर लेती है। मीनवाइल जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके अंदर 2 मुलजमान जो है उनको नॉमिनेट भी किया गया था, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया, हिरासत में लिया तो उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। मुलजमान कहते हैं कि ये हमारी बहन को हरासा करता था, ब्लैकमेल करता था। इस तरह के वाक़यात गुज़िश्ता कुछ टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा रोनुमा होना शुरू हो गया, इसकी वजह क्या है? सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इन मुकदमात में जिस तरह हम एडवांसमेंट में जा रहे हैं या मुल्क तरक्की, हम कहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, थोड़ी जहनी तरक्की की भी ज़रूरत है। ये लैक ऑफ एजुकेशन आप कह लें, लोगों की सोच जो है वो महदूद हो गई है, बल्कि कम से कम तर होती जा रही है। अपनी बात को करना और दूसरे की बात को बर्दाश्त ना करना, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ये एलिमेंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप देखें कि सोसाइटी में बर्दाश्त की जो कहते हैं कुव्वत बर्दाश्त है वो ख़त्म होती जा रही है।
जिस तरह अब आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा कि वो हमारी बहन को हरासा करता भी है, तो उसके लिए बहुत सारे फोरम मौजूद हैं। किसी को ये इख्तियार नहीं है कि किसी की ज़िंदगी वो उससे छीन ले। इस पे तो कुरान में आप देख लें, अहादीस की रोशनी में देख लें, हमारे मुल्क का कानून भी उठा के देख लें, तो किसी शख्स को इजाज़त नहीं है कि वो किसी की ज़िंदगी को इस वजह से ख़त्म कर दे कि जी वो मेरी बहन को हरासा कर रहा था या ये कर रहा था। उसके खिलाफ जो शिकायतें होंगी, आपके पास पुलिस मौजूद है, आप पुलिस को रिपोर्ट करें। पुलिस नहीं कुछ करती, आपके पास अदालतें मौजूद हैं, आप उधर रिपोर्ट करें। ये इख्तियार आपको किसी ने ना दिया है, ना कोई देगा कि इंसान को दूसरे को कत्ल कर दे। असल में हमारे मुल्क के अंदर ये जो गैरत का नाम है, इस कार्ड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, प्ली बहुत ज़्यादा लेते हैं कि जी हमने गैरत के नाम पे। क्या ऐसे केसेस के अंदर कन्विक्शन रेट कम है? इस वजह से ये केसेस होते हैं कि लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं पे जाके सुलह हो जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे। इन केसों के रुझान में इजाफे की वजह क्या है? सर, ये अनफॉर्चुनेटली आपकी बात बजा है कि इनमें इजाफा होता जा रहा है, जो कि हालांकि नहीं होना चाहिए। इसमें सर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हमारा जो इस वक्त प्रोसिक्यूशन का और इन्वेस्टिगेशन का मयार है, इन्वेस्टिगेशन का ख़ास तौर पे वो उस लेवल पे नहीं है जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखे। बहुत सारी चीज़ों पे वो लकूनास छोड़ देता है, बहुत सारी चीज़ों पे वो इलीगली काम कर जाता है, जो अल्टीमेटली जब कोर्ट में आती हैं तो अदालत बाउंड है लॉ पे चलने के लिए। अगर उसने कोई भी काम इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा किया है जिसमें कानून इसे इजाज़त नहीं देता, तो अदालत उस चीज़ को कभी एडमिट नहीं कर सकती। जब एविडेंस ठीक नहीं होगी, आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होगी, तो ज़ाहिर है प्रोसिक्यूशन ने किस चीज़ पे स्टैंड करना है, इन्हीं चीज़ों पे तो उसने स्टैंड करना है। उनकी जब स्ट्रेंथ नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली आपका केस वीक होगा। जब आपका केस वीक होगा तो कन्विक्शन के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। अब हमारा अलमिया ये है कि रफली जितनी भी FIRs होती हैं, ख़ासतौर पे 302 के मुकदमात में, वो तकरीबन 99% झूठी होती है। झूठी इन अ सेंस ये नहीं होती कि कत्ल नहीं हुआ, कत्ल हुआ होता है, लेकिन कोई शख्स जिसके सामने भी हुआ वो गवाही देने को तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी रियासत उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करती। वैसे हमारे मुल्क में विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट है, कोई बिल या कोई ऐसी चीज़ है? सर, हमारे मुल्क में हर चीज़ के लिए कानून है। मसला कानून का नहीं, मसला तो उसके अमल दरामद का। कानून तो हर चीज़ के ऊपर मौजूद है, मसला ये है कि उस पर अमल दरामद नहीं होता। आपके सामने मीडिया पे आप डेली 20 ऐसे केस रिपोर्ट करते हैं, उसका कानून होता है, लेकिन क्योंकि अमल दरामद नहीं है उस वजह से कोई उसको पूछता नहीं है। अब आपके सामने एग्जांपल है, माल रोड पे हर वक्त जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पे 144 नाफिज है, लेकिन आए रोज़ कोई ना कोई रैलियाँ आई होती हैं, वहाँ पे कोई ना रोड ब्लॉकेड होता है, सब कुछ। तो ये अमल दरामद का असल मसला है। अमल दरामद जिस दिन होना शुरू हो जाएगा, उम्मीद है कि तमाम चीज़ें थोड़ी बेहतरी की तरफ। तो अगर विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद है तो फिर लोग क्यों नहीं गवाही देने के लिए आते? क्या वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? सर, विटनेस को प्रोटेक्शन एक्ट कागज़ों में मौजूद है ना। जब विटनेस को प्रोटेक्शन, उसकी लिबर्टी को, उसकी लाइफ को नहीं होगी, इंश्योर नहीं होगी, तो विटनेस कैसे अदालत में आएगा? फिर अगर वो आ भी जाता है अदालत में, विटनेस गवाही देने आ भी जाता है, उसका ज़मीर उसको जोड़ता है कि आपको गवाही देनी चाहिए, आपके सामने एक चीज़ गलत हुई है, तो फिर हमारा जो इस वक्त है अदालती निज़ाम, उसमें पेशियाँ ही इतनी पड़ जाती हैं बेचारे को सारा दिन बुला बुला के, तो वो एक दिन आके वो भी थक के वापस हो जाता है। दूसरा, फिर एक जो मुल्ज़मान होते हैं, जो मतलब जिन्होंने किया भी होता है, उसकी तरफ से भी उनको लाइफ थ्रेट्स होते हैं। उनके मतलब पीछे वो तो जेल में होंगे, पीछे जो वरसा हैं उनकी तरफ से, क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िंदगी प्यारी है, वो अपने घर के हालात भी देखता है, अपने बच्चों को भी देखता है, तो फिर कोई भी बंदा विटनेस नहीं होता। जब फिर कोई आपको झूठा बंदा प्लांट करना पड़ता है वहाँ पे, जब कोई झूठा बंदा प्लांट होता है तो फिर झूठ के कोई पाँव नहीं होते, कहीं ना कहीं वो बयान में से। बतौर माहिर कानून आप क्या समझते हैं कि फिर ऐसे मसलों का हल क्या है कि जो बंदा एक कत्ल जैसा संगीन जुर्म करके आ रहा है और वो अगर सज़ा से बच जाता है तो वो डेफिनेटली दोबारा मुआशरे में जाके उसको रिपीट ज़रूर करेगा या उसकी तशहीर ज़रूर करेगा लोगों में खौफ व हरास फैलाने के लिए? तो फिर ऐसे लोगों को किस तरह से आप केटर करेंगे, किस तरह से आप क्या समझते हैं? कहाँ आपकी जो बात है बड़ी अच्छी है। उसको मैं थोड़ा सा ऐड उसमें ये चीज़ करूँगा कि वो तशहीर अपनी करे या ना करे, देखने वालों को ये हौसला ज़रूर मिलेगा कि यार उसने भी तो बंदा मारा था, वो भी तो छूट गया, तो मतलब इस पर छोड़ा जा सकता है। इसका एक ट्रायल कोर्ट का कंसेप्ट आया था, मॉडल कोर्ट्स वाला। मॉडल कोर्ट्स को थोड़े से जो उसके निज़ाम था उसको थोड़ा सी मज़ीद बेहतरी होनी चाहिए। उसके अंदर आपके विटनेस जो हैं उनको प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। एटलीस्ट कम अज़ कम जो विटनेस की शहादत है वो तो फौरी तौर पे कलमबंद हो जानी चाहिए।
जब आपकी इन्वेस्टिगेशन ही 3-3 माह 2-2 माह पूरी नहीं होती, जो लॉ के अंदर है कि उस पर टाइम फ्रेम है इसके अंदर पूरी करे, जब वही कंप्लीट नहीं होती, जब आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं वो इस मयार पे ही नहीं हैं कि वो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो उसको समझ सकें, तो कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो? अब वो दौर नहीं रहा कि जो पुराने कत्ल एक खंजर आपने ढूंढना था, अब बहुत सारी और भी ऑफेंसेस आ गए हैं। आपकी जो इन्वेस्टिगेशन का लेवल है अभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देख लें, आप उसके पास से भी नहीं गुजरते, मेंटेन या उसका पहुंचना दूर है, आप उसके पास भी नहीं है। आपको अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, विटनेस को तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है, ताकि लोगों का जो है गवाही अगर मैं देना चाहता हूँ कि यार मेरे सामने गलत हुआ था, मैं गवाही देना चाहता हूँ उसके ऊपर, तो कम से कम मुझे ये यकीन हो कि मुझे मेरी जान को ख़तरा नहीं है। ये नहीं होगा कि मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे आपके सामने ये इस कोरोना के टाइम के बाद से, कोविड-19 के टाइम के बाद से सेशन कोर्ट में कितनी वारदातें हुई, या कोविड के बीच में भी, सिर्फ लाहौर में नहीं देखें आप, फैसलाबाद में देख लें, कसूर में देख लें, कचहरियों के अंदर लोग कत्ल हो गए। अब वहाँ पे भी लोग विटनेस को तहफ़्फ़ुज़ तो कचहरी के अंदर भी नहीं है, तो उसके आम ज़िंदगी में कैसे तहफ़्फ़ुज़ देंगे आप उसको? ये थोड़ी सी चीज़ें जो हैं ये बेहतर होने वाली हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ये प्रायोरिटीज़ ही नहीं हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। तो जब तक ये चीज़ें प्रायोरिटी नहीं बनेंगी तो इंसाफ जो है वो। एक चीज़ मैं बीच में ऐड करता जाऊँ जो एक बेसिक था कि गैरत के नाम पे कत्ल, कानून में गैरत के नाम के कत्ल की कोई गुंजाइश नहीं है। कत्ल की तो वैसे गुंजाइश नहीं है, गैरत के नाम पे जो शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं उसकी भी बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। सही, थैंक यू। आपने हसन साहब की गुफ्तगू सुनी कि गैरत के नाम के ऊपर कोई बंदा जो है प्लीज नहीं ले सकता कि उसने गैरत के नाम के ऊपर कत्ल किया, और साथ ही साथ तफ्तीश का अगर मेयार बेहतर हो जाए, मुलज़मान को सज़ा मिलनी शुरू हो जाए, तो वो सज़ा के बाद डेफिनेटली बाहर आके अपनी सज़ा पूरी करने के बाद उन जराइम को दोबारा नहीं दोहराएंगे। पिछले कुछ टाइम के अंदर ये देखने में आ रहा है कि किसी की जान लेने के लिए गैरत का नाम जो है, ऑनर किलिंग, उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और लाहौर में बढ़ते हुए कत्ल के अंदर जब भी आप मुलज़मान पकड़े जाते हैं, उनसे बात करें या उनसे तफ्तीश की जाती है, तो वो कहते हैं कि जी कोई ना कोई ऐसा वो फैक्टर निकाल लेते हैं जिसके अंदर ऑनर किलिंग जो है उसको मुलव्विस कर लेते हैं, और हमदर्दी लेने के लिए मुआशरे की और अपने केस को वीक करने के लिए वो इस किस्म की हरकतें करते हैं। हालांकि कानून, माहिर कानून का कहना है कि कानून में इस चीज़ की कोई तमीज़ नहीं है कि एक शख्स को ऑनर किलिंग में कत्ल किया गया तो उसको सज़ा जो है वो कम दी जाए। कत्ल बिलाखिर कत्ल है। हमारे साथ इस टाइम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किसी की जान लेना इतना आसान होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, ये लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। मैडम, वक्त के लिए एक तो बहुत शुक्रिया। आजकल किसी की जान लेना बहुत आसान हो गया है, इसकी क्या वजह है? आई थिंक आपने खुद ही अपने इंट्रो में एक बहुत अच्छी बात कही कि शायद कानून की वीकनेस है मुल्क में, कि लोगों में, मेरी बात जो है कि बात बिल्कुल सही कहने की हर आए दिन सुनने में आ रहा है, और ये कहना कि अमीर या गरीब नहीं, ये इस माशरे के हर सेगमेंट में ये चीज़ सुनने को आ रही है। मेरे ख्याल है सबसे पहले जो है ना वो हमारा माशरती प्रॉब्लम है, हमारा एक सोसाइटल प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ तालीम और तरबियत की कमी हो गई। ये चीज़ें पहले सुनने में नहीं आती थी, अब क्यों आ रही है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो अखलाकी इक़दार थी ना, उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं जिसको हम शायद एड्रेस नहीं कर रहे। पहली बात तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम सिर्फ कत्ल जो है वो कोई छुरी से कर देना नहीं है। मतलब जब आप अखलाकी इक़दार का कत्ल करते हैं तो वो एंड अप जो होता है वो इस तरह की ऑनर किलिंग्स, और वो कोई भी चीज़ होगी, ये वो फ्रस्ट्रेशन है जो हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है। जब आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही तो आप एक इंसानी जान का कत्ल कर देते हैं, और इंसानी जान के बाद देख लें कि कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे माशरे में। और हम लोग शायद इतने इस चीज़ को इतना आसान ले लिए, 1 मरा 2 मरा 3 मरा, मतलब हमारे लिए, शायद हम सब के लिए। और ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि ये सोचने की चीज़ है, और ये हर लेवल पे, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत का काम है सोचना, मैं और आप एज ए माशरा, एज ए सोसाइटी, हम लोगों को इस बारे में सोचना होगा। ऑनर किलिंग ना तो हमारे कानून में इसकी कोई प्रोविज़न है कि इस तरह का कोई केस अगर होता है तो उसको कोई रियायत दी जाए मुलजिम को, लेकिन लोग अपने जो ज़ाती रंजिशें हैं, अपने जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको इस चीज़ के अंदर शेल कर लेते हैं, इस चीज़ को उसके अंदर ओवरशैडो करने की कोशिश करते हैं।
जैसे जिस केस के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, मुलजमान कहते हैं कि हमारी बहन के साथ इसका अफेयर था इसलिए हमने कत्ल कर दिया, जबकि मुद्दई कहते हैं कि लेन देन का तनाज़ा था, उसके ऊपर ये कत्ल हुआ है, उसने पैसे लेने थे, इन्होंने पैसे नहीं दिए और उसको कत्ल कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली इसको नाम दिया जा रहा है ऑनर किलिंग का। तो क्यों लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इतना ज़्यादा इसको प्रोवोक कर रहे हैं, इंस्टिगेट लोगों को कर रहे हैं ऑनर किलिंग के ऊपर और फिर कत्ल कर रहे हैं? आई थिंक वो जो इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ये दो अलग अलग क्लेम्स हैं। लड़की के जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं कि जी ये था, और लड़के वालों ने कहा कि लेन देन है। उसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो हमारे कानूनी जो खामियां हैं, हमारा जो जहाँ जिस माशरे में अदल और इंसाफ नहीं होगा वहाँ ये होगा जो अब हो रहा है, क्योंकि जहाँ अदल नहीं होगा वहाँ पर ये माशरा तो बिगड़ गया ना। ठीक है, आपने अदल का कत्ल कर दिया एक तरफ से। अब मुझे अगर कोई मसला, वो ये सोच रहे हैं हम अदालत में जाएंगे, अदालतें आपके सामने हैं, मुल्ज़िमान छूट रहे हैं, वकला का जो हाल है, वो वकील वकला साहिबान जो आजकल कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि उधर से जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लग रही है, स्टेट की रिट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब लोग अपने हाथ में कानून ले लेंगे ना, फैसला कर लिया उन्होंने कि बस हमने अदालत में नहीं जाना क्योंकि वहाँ जाने का फ़ायदा नहीं है, तो ये चीज़ के लिए हमें सबसे पहले ना कुछ कवानीन, और मैं ये एक बात देख रही हूँ एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, हमारे मुल्क में बहुत कानून है। जब मैंने पिछले 1 साल में कवानीन को देखना शुरू किया तो आप हैरान होंगे कि मैं हैरान हुई कि हर चीज़ का कानून है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही है कि कानून आपने जिन लोगों के लिए बनाए हैं, माशरे के लिए बनाए ना, आम शहरी के लिए, उसको वो कानून पता ही नहीं है। मतलब स्टेट का रिट यहाँ आता है कि आप कानून बना रहे हैं असेंबली के अंदर और उन्हें असेंबली में रख लिया, उसको बाहर जिस माशरे तक पहुंचाना है वो नहीं पहुंचा पा रहे। अब आप ये देख लीजिए कि क्या हो रहा है माशरे में। तो इसका मतलब ये कि हमें वो उस सिस्टम को चेंज करना होगा। सबसे बड़ी बात है कि अदल और इंसाफ को आम लोग घर की दहलीज तक पहुंचाएं। बतौर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आप क्या देखते हैं कि इंसानी जान की कदर इतनी कम क्यों हो गई है? उसकी वजह फ्रस्ट्रेशन। उसके लिए कर क्या रही हैं? मैं ये कर रही हूँ कि मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि जब मैंने कवानीन को पढ़ा, मैं बहुत स्ट्रिक्टली इस बात पे, और पिछले 1 साल से मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत स्ट्रिक्टली लोगों तक वो कवानीन पहुँचा रही हूँ, लोगों को बता रही हूँ कि अगर तुमने ये कानून तुमने पढ़ा है तो तुम्हें इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि 1 साल में मैंने बहुत से लोगों में देखा, लोगों ने उस कानून के मुताबिक जब काम किया तो उनको उसका फ़ायदा हुआ। लेकिन उनको ये जब पता चला कि इतने साल में हमें ये मालूम ही नहीं था कि ये कानून है, तो यहाँ पर आकर मुझे ये है कि आप यहाँ पर कुछ ऐसे हेल्प लाइन्स बनाएं। मैं इसका एक सजेशन दूंगी जो मैं लोगों को भी दिया, आप हेल्प लाइन्स बनाएं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये NGOs का काम है, नहीं, ये स्टेट का काम है। स्टेट ऐसे हेल्प लाइन्स बनाए जहाँ पर कवानीन के बारे में इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, जैसे अब आपने कोविड के लिए एक फ़ोन के ऊपर आप एक कॉल दे रहे हैं कि आपने क्या करना है, मास्क पहनना है, तो कितने मीडियम्स हैं आजकल। आप अपने कवानीन को, जो आम डे टू डे कवानीन है, जिसके बगैर हम, जिनके साथ हम समझते हैं छोटे छोटे कवानीन से हमारे माशरे में एक बेहतरी आएगी। जैसे आपने कहा कि इंसानी जान, देखिए इंसानी जान सिर्फ कत्ल करना नहीं है, उसकी अखलाकी है, उसकी एक सोशल बिहेवियर्स हैं, उसके इमोशनल बिहेवियर्स। जब आप इन सब चीज़ों को नहीं एड्रेस करेंगे तो वहाँ कत्ल होगा ना। आई होप कि आप एग्री करेंगे मेरी बात से। तो वहाँ पे जब कुछ नहीं हो रहा तो आपकी फ्रस्ट्रेशन क्या होगी, आप अगले की जान ले लेंगे। शायद मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि मैंने कुछ ऐसे लोगों से रब्ता किया जिन्होंने कत्ल किए इसी तरह, जैसे इसी केस में, तो मैंने उनसे पूछा तुम्हें क्या फीलिंग हुई। उसने कहा अगर मुझे पता होता, अगर मुझे मालूम होता कि ये होगा, क्योंकि ये भी था, ऐसा हुआ, तो मुझे ये लगा कि एक्चुअली वो चीज़ उस तक पहुँचाई ही नहीं गई। तो मेरा शऊर नहीं, आप देख, जैसे मैं एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ, कुछ ऐसे लॉस थे जो मुझे भी नहीं मालूम था। मैं हैरान थी कि मुझे, लेकिन जिस दिन से मुझे वो कवानीन पता चले, मैं खुद से उनके ऊपर अमल करने लगी। देखे ना, मतलब चाहे वो मैं तालीम याफ्ता हूँ या ना हो, कानून का तालीम याफ्ता या तालीम से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब कोई डिग्री से ताल्लुक नहीं, उसका एक माशरे से ताल्लुक है। मुझ तक वो बात आई, मैंने उसको आगे पहुंचानी। देखे ना, मुझसे वो 100 लोगों पे गई, 100 से आगे जाएगी। लेकिन हमें अब वक्त आ गया। आप ये देखिए, मैं रोज़ देख रही हूँ, अभी ये कुछ दिन पहले भी मैंने लाहौर में देखा कि एक मोहल्ले में मैं खड़ी हूँ और मुझे उन्होंने कहा बाजी कार में बैठ गई है, यहाँ पे गोली चल गई, सामने वाले आदमी ने अपनी 2 बेटियों को मार दिया।
मैंने बहुत पूछा, जब 3 दिन के बाद मैं पूछने गई तो एग्जैक्टली यही स्टोरी जो आप बता रहे कि मैंने इसको किसी लड़के के साथ देखा। जहाँ तक ये ऑनर किलिंग का ताल्लुक है, मैं सिर्फ एक बात कहूँगी कि हमारा माशरा, हम कहने को एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो हमारे मजहब ने सबसे बड़ी चीज़ ये देखी है कि हमें इजाज़त दी है और औरत को भी और मर्द को अपनी चॉइस की। तो ये एक शऊर है जो हमें स्टेट में करना होगा और अपनी तरबियत करनी होगी। इसके लिए मैं उलमा और डिफरेंट जो लोग हैं, आलिम दीन है, उनसे कहूँगी कि वो इस चीज़ को प्रमोट करें। हमें इस्लाम ने जितनी इज्जत औरत को दी और जितने हकूक औरत को दिए किसी मजहब ने नहीं दिए। तो मेरा ख्याल है अगर हम एज अ वालदैन अपनी सोसाइटी में वो ये इस चीज़ को एजुकेट करें कि बेटी को अल्लाह ताला ने हक दिया है कि तुम अपने लिए पसंद करो और चूज़ करो। अगर वो बेटी कह रही है कि मैंने इस शख्स से, लड़के से शादी करनी है, और लड़का भी कह रहा है, तो मेरा ख्याल है कि हमें अगर अपनी इन चीज़ों में शऊर और तरबियत की ज़रूरत है, तो अगर ये माशरा इस तरफ आ जाए और तालीम और तरबियत, तो मैं आपको 100% यकीन दिलाती हूँ कि हमारे यहाँ ये ऑनर किलिंग्स एकदम रुक जाएं, लेकिन सिर्फ तालीम की कमी। थैंक यू वेरी मच। आपने आज प्रोग्राम में तमाम हमारे जितने पार्टिसिपेंट थे उनकी गुफ्तगू सुनी और तमाम इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि एक तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इस तरह के मामलात के अंदर केसों में अगर मुल्ज़िमान को सज़ा होनी शुरू हो जाए तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और मुल्ज़िमान जो है आइंदा कोई भी जो ऐसा करने का सोच रहा होगा वो नहीं करेगा। साथ ही साथ हमें माशरे को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, हमें उनको कवानीन बताने की ज़रूरत है, उनके जो हकूक़ हैं वो बताने की ज़रूरत है, ताकि लोग जब उनको ये मालूम होगा कि अगर उनके साथ ज़्यादती हो रही है किसी भी जगह पे और वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी आवाज़ उठाते हैं और उनको इंसाफ मिलेगा, तो वो लोग अपने हाथ में कानून नहीं लेंगे। और इस तरह जो नाहक कत्ल हो रहे हैं, किसी भी कत्ल के ऊपर उसको ऑनर किलिंग का या कोई और नाम दे दिया जाता है, तो ऐसे कत्ल की जो तादाद है वो इंतहाई कम हो जाएगी और माशरे में इस तरह के जो मुल्ज़िमान जन्म ले रहे हैं वो भी जन्म लेने से रुक सकते हैं। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।